तो आज का जो टॉपिक है वह है आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इसकी प्रकृति और इसके अर्थ के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है। तो आर्थिक भूगोल बेसिकली क्या है? यह मानव भूगोल की एक शाखा है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच के रूप में इसे जाना जाता है, और जिसका संबंध मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, यानी ये एक ऐसा विषय है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। तो मानव की आर्थिक क्रिया यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम कृषि भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। वैसे कि आर्थिक भूगोल की ही एक ब्रांच के रूप में कृषि भूगोल को जाना जाता है। यानी मानव इस पृथ्वी पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, और इन क्रियाकलापों में से जो क्रियाकलाप उसकी आर्थिक दृष्टि से उसकी जीविकोपार्जन में उसके लिए सहायक होता है, तो उन सभी आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन करने वाला जो विषय है वह हमारा आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो ये मानव भूगोल की एक ब्रांच के रूप में जाना जाता है। मानव की समस्त आर्थिक क्रियाओं, यानी मानव जितने भी आर्थिक क्रिया, यानी चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं तथा उनसे संबंधित तथ्यों का, उनसे संबंधित तथ्य यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी का भौगोलिक अध्ययन आर्थिक भूगोल का मूल अध्ययन केंद्र है। यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसका उद्देश्य विश्व के, देखिएगा पूरे वर्ल्ड स्तर पर हम बात करते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होने वाली आर्थिक क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही उनकी स्थानिक भिन्नता को प्रकट करना होता है। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मनुष्य रहता है और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम कृषि की बात करें तो कृषि का जो पैटर्न है जो भारत में अपनाया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही जो पैटर्न है आपको अमेरिका में भी मिलेगा या यूरोप में मिलेगा या चाइना में मिलेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। वापस मैं इसको रेट करता हूं कि जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, यानी अलग अलग रीजन में होने वाली आर्थिक क्रियाओं, यानी कहीं पर आखेट होता है और कहीं वस्तुओं का निर्माण होता है, वो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं विश्व के अलग अलग भागों में होती है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर पाया जाता है, इसका अध्ययन करना आर्थिक भूगोल विषय का कार्य होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मानवीय क्रियाएं यानी मानव जितनी भी क्रियाएं करता है, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, मानवीय क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का महत्व एवं प्रभाव इतना अधिक व्यापक है कि इसके सामने अन्य क्रियाओं या पक्षों का महत्व गौण हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य कार्य करता है। जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं जैसे कि टीचिंग करवा रहा हूं, तो ये मेरे एक आर्थिक क्रिया है। यानी इस आर्थिक क्रिया के माध्यम से मैं प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत रहते हुए आपको इस अध्ययन अध्यापन की सुविधा प्रदान कर रहा हूं। तो ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो इस आर्थिक क्रियाओं में, इसके अलावा आर्थिक क्रियाएं, दूसरी आर्थिक क्रियाओं देख लीजिए, कृषि कार्य कर रहा हूं, मैं किसी व्यापार को कर रहा हूं, मेरे पास दुकान है, मैं ड्राइवर हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं शिक्षक हूं, तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बिना आर्थिक क्रियाओं के हम हमारा जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे, यानी हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि जितनी भी अन्य क्रियाएं, जैसे कि हम किसी त्योहार को मनाए या ना मनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी देवताओं को माने या न माने उससे आपके जीवन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप आर्थिक क्रियाएं नहीं करोगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में देश काल, देश का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष, तथा काल का अर्थ होता है टाइम
विशेष यानी किसी टाइम और किसी क्षेत्र के अनुसार आपको भिन्नता और परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें अर्थ, इसको भिन्नता को हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां की आर्थिक, वहां का जो आर्थिक भूगोल होगा, उस आर्थिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र होगा वो अलग प्रकार का होगा, और वहां पर आपको उनमें समय समय पर चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय हमारी प्रमुख जो आर्थिक क्रिया थी या आर्थिक गतिविधि थी वो कृषि के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना था, कि हमारे सामने खाद्यान्न का संकट था, हमें ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स की आवश्यकता थी, तो सबसे ज्यादा उस समय खेती बाड़ी पर जोर दिया गया। अभी वर्तमान में जब हम खेती में काफी सक्षम हो गए तो अभी हम विनिर्माण पर जोर दे रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर हमारा जोर ज्यादा है। तो ये जो परिवर्तन है ये समय के अनुसार यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार टाइमली इसमें चेंज होता रहता है, और अलग अलग देश में आपको अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है कि स्वतंत्र विषय के रूप में, या स्वतंत्र विषय के रूप में आर्थिक भूगोल का जो प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र विषय का अर्थ होता है कि आर्थिक भूगोल, अब आर्थिक भूगोल को हम वैसे हमेशा सोशल साइंसेज में पढ़ते आए हैं, दूसरे जितने भी जो इकोनॉमिक के अंतर्गत पढ़ते आए हैं, लेकिन आर्थिक भूगोल यानी भूगोल के आधार पर हमारी आर्थिक गतिविधियों को आंकने का जो कार्य है, ये कार्य जो शुरू हुआ था वह 19वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ। उससे पहले आर्थिक भूगोल को अन्य विषयों के साथ ही पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। तो उस समय यानी उस समय की बात करें तो उस समय आर्थिक क्रियाओं एवं तथ्यों की स्थानिक भिन्नता, स्थानिक भिन्नता का अर्थ होता है कि कोई इकोनॉमिक फैक्टर किसी एक क्षेत्र में एक जैसा नहीं पाया जाता है, उसमें आपको लोकल वेरिएशन देखने को मिलता है, का विश्लेषण होता था। उस समय हम इन्हीं चीजों के बारे में देखते थे कि कोई संसाधन है जो भारत में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, पाकिस्तान में वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, भारत और यूरोप की दोनों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है, जो उन पर प्राकृतिक पर्यावरणों के प्रभावों की व्याख्या करता था। यानी इन कारकों का प्राकृतिक प्रभाव, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या उस समय करनी पड़ रही थी या उस समय किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध आप अच्छी तरीके से जानते होगा, यानी जब तो 20वीं सदी समाप्त होने की ओर थी, तो उस समय देख सकते हैं तो उस समय इसके उद्देश्य और उसके क्षेत्र में विस्तार हो गया। यानी आर्थिक भूगोल का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां उस समय बढ़ गई। जैसे कि आप संचार और की बात करें, संचार तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो उस समय इतना डेवलप नहीं था जितना कि अभी वर्तमान में डेवलप है। उस समय खाता बही का प्रयोग किया जाता था, आज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। तो जो क्षेत्र है या उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और इस प्रकार से उसमें फेरबदल आपको देखने को मिला। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो आर्थिक भूगोल का जो उद्देश्य है वह है कि आर्थिक संसाधनों की प्रादेशिक भिन्नता का पता लगाना। अब प्रादेशिक भिन्नता का अर्थ क्या हो गया, प्रादेशिक, प्रदेश का अर्थ होता है रीजन। अब रीजन वाइज आपको जितने भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, कि जरूरी नहीं है कि जो कोयला बिहार या झारखंड में मिल रहा है उतना ही कोयला आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिले, या राजस्थान के अंतर्गत आपको जो जिंक या कॉपर मिलता है तो वो आपको राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर्थिक संसाधन कुछ हमारे पास है तो कुछ अन्य राज्यों के पास है, तो ये जो संसाधन है वो उन संसाधनों का पता लगाना और जहां पर कम है वहां पर उन संसाधनों की उपलब्धता करना, ताकि वहां के लोग भी जस्ता का प्रयोग करें। जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत जस्ता मिलता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उड़ीसा वाले जो लोग होते हैं वो जस्ते या कॉपर के बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे, उन्हें भी जस्ता प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मानव कल्याण और मानव जीवन के स्तर को
गुणात्मक दृष्टि से उच्चतर बनाने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करना, उसका जो जीवन स्तर है, उसका रहने का जो ढंग है, वह कैसे बढ़े, उसमें किस प्रकार से सुधार हो, और उन सुधारों को लाने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, कौन कौन सी असमानताएं आ रही है, उन सभी असमानताओं को दूर करने का जो उद्देश्य रहता है वो आर्थिक भूगोल का रहता है। यानी आर्थिक भूगोल प्रादेशिक भिन्नता यानी संसाधनों की प्रादेशिक भिन्नता का भी पता लगाता है, और साथ ही साथ मानव आराम से अपने घरों के अंतर्गत हर प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका लाभ उठाए। तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है, मानव जीवन को किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उसके लिए जो प्रयास करता है वह आर्थिक भूगोल करता है। तो इस प्रकार से इन इम्प्योर जो डिस्पैरिटीज जो है इनको दूर करना इनका कार्य है। इसके अलावा मानव जीवन के स्तर में विसंगति के लिए ये उत्तर है। यानी जो मानव जीवन के विसंगति, रिलेवेंस का अर्थ होता है, जैसे कि हम बीमारू राज्यों की बात करते हैं तो बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना भारत के दूसरे राज्यों में हो रहा है, तो उसको उतना डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है। तो वो जो क्षेत्र है, यानी वहां पर जो जीवन स्तर है वो आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी का मिल सकता है, वहां पर बेसिक सुविधाएं आपको उपलब्ध न हो, तो उसके लिए विशेष प्रयास करने का कार्य किया करता है वो आर्थिक भूगोल करता है। अब आर्थिक भूगोल की बात कर रहे हैं कि भाई आर्थिक भूगोल कहाँ से आया, तो आर्थिक भूगोल की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि भाई आर्थिक भूगोल विषय जो है कहाँ से आया। तो हमने देखा है कि सबसे पहले दो विषय थे, जैसे कि हमने बात करा कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों और पक्षों का मानव के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर भूगोल का द्विविभाजन हुआ, द्विविभाजन या ड्यूलिज्म जो आया, ड्यूलिज्म आपके वॉरेनियस के द्वारा, बर्नहार्ड वॉरेनियस के द्वारा किया गया। अब बर्नहार्ड वॉरेनियस ने इसका द्विविभाजन यानी ड्यूलिज्म लाया। ड्यूलिज्म लाने पर इसकी दो शाखाएं बन गई, एक तो बन गई आपके भौतिक भूगोल, और दूसरी जो शाखा थी वह थी मानव भूगोल को, यानी आपके भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल जो है वो दो शाखाएं जो है वहां पर इस द्विविभाजन के बाद उत्पन्न हुए। फिर मानव भूगोल, और मानव भूगोल को भी दो भागों में, जैसे कि इसकी बात करें कि इसकी जो आर्थिक भूगोल इसकी एक ब्रांचेज है। इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में इस आर्थिक भूगोल को देखते हैं, और इसी आर्थिक भूगोल में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जितनी भी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, हम व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन करते हैं, उद्योग का अध्ययन करते हैं, यानी सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस विषय का अध्ययन है मानव जीवन स्तर को गुणात्मक रूप से उच्च बनाने का उद्देश्य, और आने वाली जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं हैं, बाधाओं का निवारण करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए क्या किया जाता है कि विश्व के अलग अलग भागों में जो संसाधनों की जो विभिन्नता पाई जाती है उनका पता लगाया जाता है, और इनको दूर करके ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं कि यूरेनियम है या जो थोरियम है, जो आणविक जो खनिज है, वो हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन आज के समय पर हमें सबको उसकी आवश्यकता है। तो जहां कहीं पर भी मिलता है तो वो क्या करते हैं कि वहां से लाने का प्रयास करते हैं ताकि मानव का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। तो इसी प्रकार का एक विषय है जिसमें इस बातों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले परिभाषा जो दी गई है वो इस प्रकार से है कि आर्थिक भूगोल विश्व के, यहाँ से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है, जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यानी कोई वस्तुएं जो हैं कैसे उत्पादित होगी, उनका उत्पादन कैसे होगा, तो उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो संसाधन कहाँ से मिलेंगे, उनकी खोज करना आर्थिक भूगोल का कार्य है, ऐसा गॉड्स नाम के व्यक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से है कि आर्थिक भूगोल मनुष्यों के
जीविकोपार्जन की विधियों। जीविकोपार्जन की विधियों का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से उन्नत बनाएंगे। जैसे कि जो एस्किमोज है, तो एस्किमोज क्या करते हैं, वो आखेट करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जो प्लेन्स में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, वो लोग जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो पशुपालन, बकरियां या भेड़ चराने का कार्य करते हैं, तथा साथ ही साथ फलों को एकत्रित करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियां जो है, हमने देखा अभी कि वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली समानताओं एवं असमानताओं या विषमताओं का अध्ययन करता है, ऐसा R.E. मर्फी कहते हैं। यानी आर्थिक भूगोल एक ऐसा विषय है जो विश्व के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली जो जीविकोपार्जन की विधियां हैं, इन विधियों में क्या अंतर पाया जाता है, क्या समानता पाई जाती है, उसका अध्ययन करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम ह्यूमन ज्योग्राफी से लेते हैं। जैसे कि हमने जब पढ़ा था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, अब विषुवत रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत हमने जब दक्षिणी अमेरिका को पढ़ा तो वहां पर हमने बोरोर जनजाति को पढ़ा, बोरो। फिर हम अफ्रीका के अंतर्गत आए, इक्वेटोरियल रीजन, वहां पर हमने पिग्मी को पढ़ा। फिर हम मलेशिया वाले क्षेत्रों के अंतर्गत गए, वहां पर हमने सेमांग और सकाई को पढ़ा। तो ये जो जनजातियां हैं उनमें सब में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। यानी ये सभी जो जनजातियां हैं वो आपको एक जैसी जीवन पद्धतियां देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी जो जनजातियां हैं वह एक ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में निवास करती है। तो इनमें क्या समानता है, क्या विषमता है, इनका केवल और केवल जीविकोपार्जन की विधिया। देखिए वहां पर हम सांस्कृतिक कार्यों का अध्ययन नहीं करें, जीविकोपार्जन की विधिया क्या कार्य करता है, क्या निर्माण करता है, क्या खरीदता है, क्या बेचता है, कैसे अपने परिवार का पेट भरता है, वो सारी विधियां जीविकोपार्जन की विधियां कहलाती है। और इन विधियों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा रडमस ब्राउन की ये जो परिभाषा है, इसको वापस पढ़िएगा आप, कि यह आर्थिक भूगोल विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, यानी वह खेती बाड़ी करता है या लकड़ी काटता है या मछलियां पकड़ता है या वो व्यापार करता है, उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो उसको हम कहते हैं भूगोल। हम भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, हम पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। यानी पर्यावरण यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र तथा मानव भूगोल को जोड़कर क्या विषय बना दिया गया, आर्थिक भूगोल बना दिया गया है, ऐसा रडमस ब्राउन कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है, जो दो परिभाषाओं का एक समूह है जिसके अंदर आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसमें भूतल का अर्थ हो गया, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी पर मानवीय आर्थिक क्रियाएं क्या होगी, यह प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी या टेरिटरी होगी। तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान का अर्थ हो गया कि हम बात करते हैं कि ये अगर हम यूरोप की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम यूएसए की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों जगहों पर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जो एक्टिविटी जो रहेगी वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है। तो इन भिन्नताओं का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अर्थ हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वह, तथा उन कारकों एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो भूतल पर इन प्रतिरूपों यानी पैटर्न के क्षेत्रीय विभिन्नशीलता यानी रीजनल डिफरेंशिएशन जो है
को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी आर्थिक कारकों एवं प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की विभेदनशीलता को प्रभावित करते हैं, कि एक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से तीन परिभाषा यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आर ई मर्फी को पढ़ा कि मनुष्य जीविकोपार्जन के की जो विधियां हैं उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विषमताओं का अध्ययन करते हैं। रडमस ब्राउन क्या कहता है कि भूगोल की एक शाखा है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और सी एफ जॉन्स की जो परिभाषा है जो यहाँ पर ऊपर नहीं थी उसको वापस पढ़ लेते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन यानी मानव जो है वह किस प्रकार का उत्पादन या कैसा उत्पादन करता है, कलर चेंज कर लेते हैं, के उत्पादन, प्रोडक्शन, कंजप्शन यानी उपभोग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव का उत्पादन, उपभोग, क्या वह उत्पादित करता है, वो खेती करता है, खेती करने से जो अन्न आता है उसका क्या और कैसे उपयोग करता है, खेती में जो उसको अन्न मिला है उसको वो अपने पास रखता है या दूसरे देशों को देता है, दूसरे लोगों के में बांट देता है। तो इन सभी चीजों पर प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसको जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे कि हमने किया कृषि। अब जो कृषि है वह कृषि कहाँ की जा रही है, यूएसए में की जा रही है या चीन में की जा रही है, कैसे की जा रही है, केवल कृषि का उदाहरण दे रहा हूं। तो कृषि कैसे की जा रही है का अर्थ होता है कि वहां पर परंपरागत तरीके से स्थानांतरणशील कृषि है या रोपण कृषि है, व्यापारिक कृषि है, अन्न उत्पादन कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है। तो वो सब्सिस्टेंस है या इंटेंसिव है उसके बारे में पता लगाना, क्यों की जाती है, तो क्यों करने का पीछे का कारण हो गया कि उन आर्थिक क्रियाओं को करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। क्यों का अर्थ हो गया वो क्यों करता है, वो जीविकोपार्जन के लिए करता है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता है या उसको बेचने के लिए करता है। फिर है कब, वो खरीद के रूप में करता है, जायद के रूप में करता है या वह रबी के रूप में करता है। तो वो कब किया जाता है। तो इन आर्थिक क्रिया, ये केवल मैंने कृषि का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से आप दूसरे फैक्टर का भी उदाहरण ले सकते हैं कि वहां पर कोई फैक्ट्री है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है या छाते बनाने की फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री वहां पर क्यों है, कैसे, क्यों, कब वहां पर उत्पादन होता है, इन सभी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वह इसके अंतर्गत किया जाता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कुछ और परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रकृति है, प्रकृति वाला चैप्टर हम कल करेंगे।